हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम डेली करंट अफेयर्स एट वन प्लेस। माय सेल्फ मनोज कुमार। टुडे वी विल डिस्कस टोटल करंट अफेयर फॉर यूपीएससी 2027-28। मतलब मीन्स जो छात्र 2027-28 का टारगेट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सिलेक्शन हो, तो उनके लिए ये करंट अफेयर का जो सेशन है, वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। जिससे मैं 2 पार्ट में आपको लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ और उसका एक है कि मैं डिटेल डिस्कस करूँ और उसके बाद उसका रिवीजन। और आप लोगों का जो फीडबैक है नो डाउट बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 26 तारीख के करंट अफेयर को लेकर के। यानी कि आज का जो करंट अफेयर है, वो सभी टॉपिक आपके आज हम कवर करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप लोग एक ही जगह पर सारी चीज़ों को कंपाइल करें। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन सभी नोट्स का प्रॉपर तरीके से अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ के साथ एक चीज़ और ध्यान रखें, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और ढंग से इसको पढ़ने की कोशिश करें। और हो सकता है तो दूसरों तक शेयर करो तो मच बेटर है। ओके? तो बाकी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे टेलीग्राम पर जॉइन कर लीजिए, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, जिसे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कभी अपडेट के लिए। और ये मेरा छोटा सा एक बैकग्राउंड है, जिससे कि आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि आप किसके थ्रू किसके गाइडेंस में पढ़ रहे हैं। तो चलिए, आज का हम टॉपिक सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, एक टॉपिक है जिसका टॉपिक का नाम मैंने नहीं लिखा है। इस बार मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। यहां पर आज का टॉपिक है सहरिया जनजाति। ये रहा, सहरिया जनजाति के बारे में। समाचारों में क्यों है? क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की थी। ओके, अब सहरिया जनजाति है क्या? देखिए ध्यान, सहरिया जनजाति भारत की सबसे अधिक संवेदनशील जनजाति है, जिसे हम पीवीटीजी समूह कहते हैं। सबसे ज्यादा संवेदनशील, ठीक है ना। और यह मध्य प्रदेश राजस्थान के कुछ इलाकों में रहती है और यह परंपरागत रूप से आजीविका के लिए अपने वनों पर निर्भर है। इनका जो मूल क्षेत्र है वो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। चंबल बुंदेलखंड का जो संक्रमण क्षेत्र है, राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा का वन क्षेत्र है, वहां पर यह सहरिया जनजाति रहती है। संवेदनशीलता क्या है कि ये संवेदनशील क्यों है, पीवीटीजी क्यों है? क्योंकि ये इनकी क्षय रोग यानी टीबी से लड़ने की क्षमता जेनेटिकली कुछ बहुत कम है, जिसकी वजह से इनको समस्या होती है। दूसरा, गंभीर कुपोषण और एनीमिया की समस्या है, यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल्स की कमी रहती है। ये उनकी समस्या है, जिसकी वजह से शिशु मृत्यु दर और बच्चों में अत्यधिक दुबलापन की समस्या है। और कारण है जंगल वन आधारित खाद्य पदार्थ, ठीक है ना। कंदमूल घास से हट करके ये अपर्याप्त व्यावसायिक राशन पर निर्भरता इनकी हो चुकी है। पहले जब वन के क्षेत्रों में रहते थे तो उनको प्रॉपर तरीके से भोजन मिल जाता था, पोषक तत्व मिल जाते थे, अब नहीं मिलते। अब सरकार जो देती है उसी पर निर्भर है। और अनैच्छिक विस्थापन, पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर इनका विस्थापन हो रहा है, अपनी मूल जड़ों से हट रहे हैं। इसलिए ये इनके साथ बड़ी समस्या है। और इनके लेकर के ध्यान रखिएगा, संवैधानिक स्तर पर इनके कुछ प्रावधान हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 46 है, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक आर्थिक विकास की बात की गई है। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 244 है, अनुसूचित छात्रों के क्षेत्रों के प्रशासन के लिए है। आर्टिकल 275 है, जो ट्राइबल वेलफेयर के लिए काम करता है। और आर्टिकल 338 आपके ट्राइबल आयोग के लिए है। एसटी कमीशन की प्रावधान की बात करता है, ये रहा। इसके अलावा एक पांचवी अनुसूची भी है, जिसमें मध्य भारतीय राज्यों में जनजातीय प्रशासन, हिमालयी क्षेत्र के कुछ इलाकों को छोड़ करके, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को छोड़ करके बाकी सबके लिए जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की गई है। ओके, अब पीवीटीजी क्यों है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनमें साक्षरता नहीं है, पिछड़ापन है, अलगाव है, स्वास्थ्य खराब संकेतक है, आदिम निर्वाह गतिविधियों पर निर्भरता है, संवेदनशील जनसंख्या प्रोफाइल है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इनका प्रोफाइल है। तो होपफुली कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और इनको देखिए, मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कम समय में आपको सारी चीजें कवर हो जाएं। और ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आपके नोट होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चन बन सकता है, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। चलिए अगला टॉपिक हम बात करते हैं इनकॉइस के बारे में। INCOIS, इनकॉइस ये क्या है? ये है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। अब ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए विशेषीकृत एल नीनो बुलेटिन इसने लॉन्च किया है।
कि समुद्री क्षेत्रों में जो इस बार आप देख रहे हैं मानसून की बड़ी समस्या है, अल नीनो की समस्या को लेकर के इन्होंने अपना बुलेटिन जारी किया है। इस वजह से ये एक समस्या है और इसीलिए हमको ये पता होना चाहिए कि इनक्वाइस है क्या। देखिए, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला सूचना केंद्र है, सागर महासागर सूचना केंद्र है, स्वायत्त संस्थान है और ये विभिन्न प्रकार की महासागर की सूचना परामर्श एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जो मछुआरों को, वैज्ञानिकों को, उद्योगों को, नीति निर्माताओं को, तटीय समुदाय के क्षेत्रों को, इन सभी को सूचनाएं और सेवाएं देता है। ठीक है ना? इसके प्रमुख स्तंभ और कार्य क्या हैं? संभावित मत्स्य क्षेत्र परामर्श देता है कि भाई कौन से मत्स्य क्षेत्र हो सकते हैं इनके संभावित, ठीक है ना? जिनको हम कह सकते हैं पीबीजेड, पीएफजेड, जहां पर आप फिशरीज को प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हैं। भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र, ये भी यही हैंडल करता है सुनामी के बारे में जानकारी देना। महासागर स्थिति पूर्वानुमान, यानी कि पहले ही आपको इसके बारे में इंडिकेशन दे दे कि कुछ भी स्थिति होती है तो उसके बारे में। प्रवाल विरंजन, जो आपके प्रवाल क्षेत्र होते हैं उनके बारे में, अगर कहीं पर भी डिग्रेडेशन हो रहा है, विरंजन हो रहा है, प्रवाल भित्ति क्षेत्र वगैरह है, तो उनके बारे में जानकारी देता है। खोज और बचाव सहायता उपकरण प्रभाव प्रदान करता है, जिसे हम सरत के नाम से जानते हैं। ये इसके महत्वपूर्ण सेवाएं हैं जो आपको ये देता है। बात आती है कि इसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग भी किए गए हैं। अकेला यही नहीं करता, इसने कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग भी किए हैं। सागर दृष्टि का समर्थन, छोटे द्वीपीय देशों को महासागरीय डाटा, जलवायु प्रारंभिक चेतावनी और अवसंरचना प्रदान करके सभी क्षेत्रों के सुरक्षा विकास का काम करता है, जिसे सागर क्षेत्र कहा गया है। यानी कि छोटे जो द्वीपीय देश हैं उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जिसके लिए एक सागर ढांचा बनाया गया। ये रहा एक। दूसरा, डीप ओशन मिशन, गहरे समुद्र में रिसर्च करना। ये बहुअरबी रुपए के डीप ओशन मिशन का वर्टिकल 3 के लिए एक प्रमुख परिचालन केंद्र के रूप में कार्य करता है, जिसमें उन्नत महासागर मॉडल, गहरे समुद्री जीव क्षेत्रों की निगरानी और भारत की उभरती ब्लू इकोनॉमी के लिए डाटा संरचनाओं को पूरी तरीके से मानकीकरण का नेतृत्व करता है। अब कहोगे ब्लू इकोनॉमी, समुद्र पर आधारित अर्थव्यवस्था का संचालन, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे पर्यटन हो, चाहे आपका कहा जाए परिवहन हो, या कोई भी चीज हो जो समुद्री क्षेत्र पर निर्भर है, जहां से हम इकोनॉमी को संचालित करते हैं, ब्लू इकोनॉमी का कंसेप्ट है। तो उसके लिए भी काम करता है। हाल फिलहाल में इसने समुद्र टू मोबाइल परामर्श मंच लॉन्च किया है। जेलीफिश एग्रीगेशन सूचना इंटरेक्टिव पोर्टल लॉन्च किया है। स्वेल सर्ज जल प्लावन संवेदनशीलता परामर्श प्रणाली सिवास, इसको भी लॉन्च किया है। तो ये इसके रिसेंट हैं। इनमें से कोई भी चीज आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है कि हाल फिलहाल में इसे किसने लॉन्च किया है। तो 2-3 चीज जरूर याद ध्यान रखना, डीप ओशन मिशन, सागर दृष्टि का समर्थन, ठीक है ना, और ये आपके जो 5 क्षेत्र हैं इनको जरूर ध्यान रखिएगा। एक पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ये रहा, इसके अधीन काम करता है। ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपके काम आ सकती हैं। ओके, तो चलिए अगला टॉपिक हम बात करते हैं। समाचार में क्या है? आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, इसने ओमान ने जहाजों के निकालने की योजना की घोषणा की। फारस की खाड़ी से 11,000 नाविक फंसे हुए थे ओमान ने। तो समुद्री संगठन ने ओमान के साथ मिलकर के उन 11,000 लोगों को बाहर निकालने का प्रयास किया, इसलिए चर्चा में आया आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये कब बना था? 1948 में जेनेवा में अपनाए गए एक सम्मेलन में, जो 1958 से लागू हुआ, के माध्यम से स्थापित हुआ था। यानी कि 1958 में। आईएमओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, इंपॉर्टेंट है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन, जो वैश्विक नौवहन को विनियमित करने का जिम्मेदारी का काम करती है। ठीक है ना? इसका मुख्यालय कहां है? लंदन। मुख्य नारा क्या है? स्वच्छ महासागरों पर सुरक्षित, संरक्षित और कुशल नौवहन। ये रहा। इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? एक महासभा है जिसमें 176 सदस्य देश शामिल हैं। दूसरी परिषद है, महासभा द्वारा 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित कार्यकारी अंग है। और ध्यान रखना, महासभा होती है 2 वर्ष में एक बार इसकी मीटिंग होती है, ध्यान रखना। इसकी अन्य कुछ विशेष तकनीकी समितियां भी होती हैं जो इसके लिए काम करती हैं, विशेष समुद्री सुरक्षा समिति और समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति। ये 2 विशेष तौर पर हैं जो इसके लिए काम करती है। ये ध्यान रखना, बहुत मेहनत से टू द पॉइंट आपके काम के लिए मैं ये सारी रिपोर्ट, सारे कंटेंट आपको तैयार कर रहा हूं। और इनमें से एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो बेटा आपको यूपीएससी के एग्जाम के लिए छोड़ना पड़ जाए। इसलिए ध्यान से एक एक चीज को पढ़िए, सुन लीजिए,
मेरी क्लास को आप कुछ मत करिए, कान में लगाइए और एक बार सुन लीजिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसको एक बार पढ़ जाइएगा। सुबह एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 24 आवर में बहुत अच्छे तरीके से आपका करंट अफेयर तैयार है। इस पीपीटी को संभाल के रखिए, नोट करना है नोट करिए, जैसे चाहो वैसे। लेकिन एक बार कान में लगा करके, ईयरफोन लगा करके सुन लोगे, लेटे-लेटे, टहलते-टहलते, वॉक करते-करते, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन करना पड़ेगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग इतना अपने लिए तो कर ही सकते हो ना। करिए दोस्तों, करिए। अब इसने क्या हुआ कि इसके कई सारे कन्वेंशन भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आईएमए को कोई कन्वेंशन नहीं है, इसके भी कन्वेंशन है। एक सोलास कन्वेंशन हुआ 1974 में, एक हुआ मार्पोल कन्वेंशन 73-78 में, एक एसटीसीडब्ल्यू हुआ 1978 में और एक एमएलसी 2006 में। ये 4 कन्वेंशन हैं इसके। सोलास जो है समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय अभिसमय का काम करता है, यानी कि वहां पर। मार्पोल क्या है, जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए। प्रदूषण, तेल, रसायन, सीवेज, प्लास्टिक, कुछ भी रिलीज होता है उसके लिए। एसटीसीडब्ल्यू नाविकों के प्रशिक्षण, प्रमाणन, निगरानी पर अंतरराष्ट्रीय काम करता है। और एमएलसी समुद्री श्रम अभिशमय है, ध्यान रखना, लेबर को लेकर के ध्यान रखिएगा। और ध्यान दें कि यह आईएलओ का अभिसमय है, लेकिन आईएमओ के स्तंभों के साथ मिलकर काम करता है। यस, मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन। आईएलओ और आपका आईएमओ दोनों मिलकर के काम करते हैं इस पर। मुख्य कार्य मैंने बता दिया, समुद्री सुरक्षा, संरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण, तेल प्रदूषण को रोकना, प्लास्टिक कचरे को रोकना, सीवेज का निर्वहन करना, जहाजों से वायु प्रदूषण होने वाले उसको कम करना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ये इसके पूरे सभी के कार्य है। आईएमओ वगैरह ये सारी चीजों को देखता है कुल मिलाकर के। ठीक। अब अगला टॉपिक है हिग्स बोसोन। नाम आपने सुना होगा, हिग्स बोसोन। ये समाचारों में क्यों है? हिग्स बोसोन के बनाने वाले, उसको प्रसिद्धि दिलाने वाले जो साइंटिस्ट थे फ्रांसवा एगलर्ट, उनकी 93 साल की आयु में निधन हो गया, जिन्होंने हिग्स बोसोन को डेवलप किया। अब फ्रांसवा एगलर्ट कौन है? ये फ्रांसवा ब्राउट एगलर्ट हिग्स। 1964 में फ्रांसवा एगलर्ट ने अपने करीबी सहयोगी रॉबर्ट ब्राउट के साथ मिलकर के ऐतिहासिक शोध पत्र प्रकाशित किया था, जिसमें बताया गया था कि उप पारमाणविक कण द्रव्यमान कैसे प्राप्त करते हैं, जो आपके सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे करते हैं। और इसका प्रयोग हुआ था सर्न में 2012 में, इन्होंने इसका प्रयोग किया था। 5 दशकों के अप्रमाणित रहा, लेकिन जब तक जुलाई 2012 में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन सर्न के वैज्ञानिकों ने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का उपयोग करके एटलस और सीएमएस के प्रयोगों के माध्यम से हिग्स बोसन का पता नहीं लगाया, तब तक इन्होंने इसको मान्यता नहीं दी। और जब ये इसके पता चल गया लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर के माध्यम से, तब पता चला कि नहीं, हिग्स बोसन ही एक आपका क्या है, इसका मेन पार्टिकल है पूरे यूनिवर्स का, जिससे कह सकते हैं यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई, एक तरीके से कहा जा सकता है। और 2013 में इसी वजह से भौतिक का उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। फ्रांसवा एगलर्ट और पीटर हिग्स को संयुक्त रूप से 2013 का ये दिया गया, और उन्हीं की अभी डेथ हुई है। हिग्स बोसन क्या है? स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार कणों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है फर्मी वन, पदार्थों के निर्माण खंड होता है क्वार्क और लेप्टॉन, जिससे पदार्थ का निर्माण होता है। बोसोन बलवाहक, जिसमें विद्युत चुंबकीय तत्व होते हैं फोटोन और प्रबल बल के ग्लूऑन। ये 2 चीजें इसमें होती हैं, जिससे वो आपस में चीजों को इंटरेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, सारी चीजें करते हैं, बलवाहक होते हैं। और तीसरा होता है हिग्स बोसोन। यह अद्वितीय है क्योंकि यह एक स्केलर बोसोन होता है। इसका स्पिन शून्य होता है, यानी कि बिल्कुल घूमता नहीं है। यह एकमात्र कार्य है अन्य कणों के साथ अंतःक्रिया करके उनको द्रव्यमान प्रदान करना, उनको साथ जोड़ना और जुड़ करके उनको द्रव्यमान प्रदान करना। इसके लिए बड़ा एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है कि भाई अगर आप एक बड़े हॉल में आप जाते हैं और एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता वहां से गुजरता है, तो कंडीशन क्या होती है, वो सीधा उस हॉल से होकर के क्रॉस करके निकल जाता है, कोई उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन अगर बहुत चर्चित व्यक्ति है, वो वहां से जा रहा है, तो वह जहां खड़ा हो जाएगा, सब लोग उसके चारों तरफ इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। हिग्स बोसोन उसी तरह का है, ये समझ लेना। बोसोन उसी तरह का है, ठीक है ना। एक्साइटमेंट, जहां पर चारों तरफ से सारे लोग चीजें इकट्ठी होती हैं, इसीलिए उन्हें यह द्रव्यमान प्रदान करता है, क्योंकि ये
एक तरीके से जोड़ लेता है। एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र की कल्पना है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। महाविस्फोट बिग बैंग के तुरंत बाद कणों का कोई द्रव्यमान नहीं था, वे प्रकाश की गति से इधर उधर घूम रहे थे। जब ब्रह्मांड ठंडा हुआ तो हिग्स क्षेत्र स्थापित हो गया। हिग्स क्षेत्र राजनीतिक समर्थकों से भरे हुए एक कमरे की तरह है जहां पर पॉलिटिकल लोग भरे हुए हैं। यदि कोई अज्ञात व्यक्ति कमरे से होकर गुजरता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता, जैसे फोटोन की तरह, ठीक है ना, कोई इंतः क्रिया नहीं करता। लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध राजनेता कमरे में प्रवेश करता है तो समर्थक उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे उसकी गति धीमी हो जाती है, वो पार नहीं कर पाता और भीड़ या गति के प्रति प्रतिरोध का जड़त्व की नकल करता है, उससे रुकता है, उसमें जड़त्व की भावना आती है, ठीक है ना, और कण उसका द्रव्यमान प्रदान करते हैं, इस तरीके से उसका जुड़ जाते हैं। और बोसोन इस हिग्स क्षेत्र की भौतिक अभिव्यक्ति है, उत्तेजना है। यह बात का प्रमाण है कि वास्तव में उसका अस्तित्व है, वो है यहां पर। ये हिग्स बोसोन का कंसेप्ट आया था। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर का प्रोजेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ लीजिएगा, सर्न के बारे में पढ़ लीजिएगा, और ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, अगला टॉपिक है प्रगति। दोस्तों, प्रगति, सरकार ने हाल ही में 52वीं प्रगति की बैठक की। 52वीं प्रगति की बैठक। अब प्रगति क्या है? प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन, यानी कि शासन को सही ढंग से लागू करने की नीति है ये, एक तरीके से 2015 में ये शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट है प्रगति कार्यक्रम, ध्यान रखना। ये एक अद्वितीय इंटरेक्टिव एकीकृत और आईसीटी इनेबल्ड बहुमाध्यम मंच है। इसका उद्देश्य है जन शिकायतों का समाधान करना, साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण परियोजना और कार्यक्रमों की निगरानी और उनकी समीक्षा करना। यस, गवर्नेंस मॉडल है ये, एक तरीके से, ठीक है। यानी कि इसमें जनता की शिकायतें आती हैं, उसको भी देखना है, केंद्र और राज्यों के मध्य जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा करना, उनकी प्रगति के बारे में डिस्कस करना, और कोई नई योजना हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करना। यह प्रगति का कंसेप्ट है गवर्नेंस मॉडल के थ्रू। अब इसकी त्रिस्तरीय संरचना है। एक सबसे ऊपर होता है प्रधानमंत्री कार्यालय, दूसरा होता है केंद्र सरकार के सचिव, और तीसरा होता है राज्य के मुख्य सचिव। ये 3 लोग होते हैं इसमें प्रॉपर तरीके से। इसमें डाटा प्रबंधन होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। मासिक समीक्षा होती है, सामान्यतः प्रत्येक माह के चौथे बुधवार को इसकी बैठक आयोजित की जाती है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इनमें चयनित शिकायतों, योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की जाती है। लिमिटेड जो खास खास योजनाएं वगैरह हैं उनको किया जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। अब इसका महत्व क्या है? महत्व है शासन तत्व, एलिमेंट, गवर्नेंस एलिमेंट क्या है? यह प्रगति की को योगदान देता है। यह प्रगति प्रोग्राम का एक तरीके से बड़ा योगदान है कि वो सारी चीजों की प्रोग्रेस को चेक करता है, पारदर्शिता लाता है, वास्तविक समय की निगरानी करके, जवाबदेही तय करता है, प्रत्यक्ष समीक्षा तंत्र स्थापित करके, भाई उसकी समीक्षा करके, भाई किसकी जवाबदेही है बताओ। केंद्र राज्य सहयोग के माध्यम से भागीदारी को बढ़ावा देता है, तेज निर्णय निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से इसकी दक्षता, एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है, और शिकायत निवारण के माध्यम से ये उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है कि भाई हमारा उत्तरदायित्व, तो हम इसकी समस्या है, इसका समाधान हम करेंगे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हाल की उपलब्धि क्या है? इसने 382 से अधिक प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की है पिछले कुछ समय में, 85 लाख करोड़ से अधिक मूल्य की परियोजनाओं की निगरानी की है, समन्वित हस्तक्षेप के माध्यम से हजारों कार्यान्वयन संबंधी समस्याओं का समाधान किया है। जो इंप्लीमेंटेशन रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश की है। लेकिन चुनौतियां क्या हैं? प्रगति के माध्यम से सबसे बड़ी चुनौती है अत्यधिक केंद्रीकरण, क्योंकि सब कुछ केंद्र सरकार के हाथ में है। निगरानी की स्थिरता, निगरानी केवल एक जगह से होगी, स्थिर है, वहां से होगी तो होगी, नहीं तो अब बाकी लोग काम करेंगे नहीं करेंगे। संरचनात्मक बाधाएं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो है, बैरियर्स जिसे हम कह सकते हैं, वहां पर भी कई सारी चीजें होती हैं, क्योंकि ये सब ऊपर सेंट्रलाइज है सब कुछ, दैट्स वाई। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। देखिए, मैं थोड़ा सा आज एक चीज कर रहा हूं कि धीरे धीरे मैं चीजें को टू द पॉइंट काम की आपके तक पहुंचाने की कोशिश करूं और विद इन टाइम करने की कोशिश करूं। कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बेहतरीन तरीके से आपको प्रेजेंट किया जाए, समय बच सके आपका। अब एक प्रोग्राम है एपेडा,
और भारती। भारती, ये रहा एपेडा, ये रहा एपेडा ने कृषि खाद्य निर्यात में नवाचार आधारित विकास को तेज करने के लिए भारतीय कार्यक्रम को के पहले बैच को सफलतापूर्वक लागू किया है, जो 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 100 स्टार्टअप्स ने निर्यात केंद्र के त्वरण कार्यक्रम को पूरा कर लिया है। तो हमें इसमें अब जो जानना है वो क्या है, ये न्यूज थी। अब इसमें एपेडा क्या है और भारतीय प्रोग्राम क्या है। तो सबसे पहले भारतीय प्रोग्राम। भारतीय का अर्थ है भारत हब एग्रीटेक रिसाइलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनोवेशन, यानी कि निर्यात नवाचार के लिए भारत का कृषि प्रौद्योगिकी लचीलापन उन्नति और इंक्यूबेशन केंद्र है ये, यानी कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विशेषकर कृषि से जुड़ी हुई चीजों के लिए एक तरीके से इंक्यूबेशन केंद्र है, जहां पर टेक्नोलॉजी और तमाम तरह के इनोवेशन का उपयोग किया जाता है, किया जाएगा। उस वो है प्रोग्राम भारती का। इसका पहला चरण एपेडा ने कंप्लीट कर लिया। इसकी नोडल एजेंसी क्या है? एपेडा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, ये रहा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये रही। इसकी प्रमुख निर्यात सक्षम त्वरण पहल है, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करती है। इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट। तो नोडल एजेंसी क्या है भारती की? एपेडा। और एपेडा किसके अंतर्गत आता है? व्यापार वाणिज्य, नॉट एन एग्रीकल्चर। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। इसका उद्देश्य है 2030 तक एपेडा अनुसूचित उत्पादों के निर्यात में भारत के 50 अरब डॉलर के लक्ष्य को हासिल करे और उसका भविष्य का पाइपलाइन तैयार करें। 50 अरब डॉलर का पहला बैच जून 2026 में 22 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 100 हाईटेक स्टार्टअप्स ने इसको बढ़ावा दिया और इसमें क्या कहते हैं, पैकेजिंग, ब्रांडिंग शामिल करके कठोर 120 घंटे के फास्ट ट्रैक पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया। जाओ भाई करो। तो इसको शुरू कर दिया गया कुल मिलाकर के। अब इसका महत्व क्या है? अपेडा क्या करता है? अपेडा आपको गैर शुल्क बाधाओं का समाधान करेगा, जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं उनको हटाने की कोशिश करेगा। निर्यात प्रवृत्ति में बदलाव, कच्ची मात्रा के बजाय मूल्य संवर्धन पर फोकस करेगा। वैल्यू एडिशन कहते हैं, बोले कच्चा माल मत भेजो, इसको प्रसंस्कृत करके, इसको मॉडिफाई करके, इसको फॉर्म को चेंज करके उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करो, जिससे कि ज्यादा कीमत मिल सके। तीसरा, छोटे किसानों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से जोड़ना, और ये इसका काम है। अब छोटे छोटे किसान इससे जुड़ जाएंगे और ग्लोबल मार्केट तक अपनी सप्लाई को सुनिश्चित करेंगे थ्रू अपेडा। और अपेडा क्या है? यही है, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। कब गठन हुआ? 1985 के अपेडा एक्ट के माध्यम से एक वैधानिक संस्था है जो निर्यात को प्रोत्साहन देता है, गुणवत्ता का विकास करता है, बाजार का विकास करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सहायता करता है, निर्यात का प्रमाणीकरण करता है, यानी कि उसको रेटिफाई करता है। और मंत्रालय कौन सा है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये चीजें आप लोगों को प्रॉपर पता होना चाहिए। देखिए, जब आप करंट पढ़ते हैं तो करंट में वो चीज उतनी इंपॉर्टेंट होती है जो सामने दिखती है, वो तो ठीक है, लेकिन उसका बैकग्राउंड यूपीएससी सबसे ज्यादा पूछती है। और मेरा पूरा फोकस पर है कि मैं आपको बैकग्राउंड प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूं। यस, ओके, ध्यान रखिएगा। अब एक टॉपिक और भी है, वो है आपका सेवा उत्पादन सूचकांक। नया टॉपिक शुरू हुआ, सेवा उत्पादन सूचकांक, सर्विस प्रोडक्शन इंडेक्स, ये रहा। ये आपको पता होना चाहिए इकोनॉमी में नया। अब कहोगे सर आपने मैक्सिमम स्कीम तो इकोनॉमी वाली ही बताई हैं। अब बेटा जो स्कीम ज्यादा आएंगी, जैसी आएंगी, मैं वही बताऊंगा। जो न्यूज आपकी जहां की होगी वो मैं आपको डिस्कस करूंगा ही करूंगा, ध्यान रखना। तो आपका मिनिस्ट्री सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, इंपॉर्टेंट है, ने आधार वर्ष 2024-25 के साथ सेवा उत्पादन सूचकांक के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और परीक्षण कार्यप्रणाली जारी की है, क्योंकि इसको लॉन्च किया जा रहा है। आईएसपी को जुलाई 2026 में भारत के सेवा क्षेत्र में अल्पकालिक वृद्धि को मापने वाले पहले समर्पित संकेतक के रूप में लॉन्च किया जाना निर्धारित किया गया है। यानी कि 1 जुलाई से सेवा उत्पादन सूचकांक लागू किया जाएगा। आप जानते हैं महंगाई को
मुद्रास्फीति को नापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। लेकिन वो वस्तुओं के लिए ज्यादा है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो वस्तुओं के लिए है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो आपके वस्तु और सेवा दोनों के लिए। यहां पर केवल सेवाओं के उत्पादन का सूचकांक है। इसी तरीके से आपने एक और पढ़ा होगा, मैंने कल परसों पढ़ाया था, आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है तो उसी तरीके से हम सेवा उत्पादन सूचकांक, भाई हमारी सेवाएं कितनी उत्पादित हो रही हैं, उसका क्या कंसेप्ट है। तो आईएसपी क्या है? आईएसपी यही है जो मासिक उच्च आवृत्ति संकेतक है, जो आधार वर्ष की तुलना में औपचारिक सेवा क्षेत्र में वास्तविक उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को बताएगा कि पिछले साल की तुलना में इस साल आपका कितना सेवा का उत्पादन बढ़ा है। आईआईपी के सेवा क्षेत्र के समकक्ष रूप में इसको डिजाइन किया गया है। अब इसमें दो सेवा क्षेत्र ने 2013-14 के भारत के सकल मूल्य वर्धन में 50% से अधिक का योगदान दिया था। इसीलिए अब इसको ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि भाई 50% से ज्यादा सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है हमारी टोटल जीवीए या जीडीपी में। हमारे हमारी जो ग्रोथ है, हमारी टोटल जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन या ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्शन जो है हमारा, वो सारी चीजें, सकल घरेलू उत्पाद, वो सारी चीजें, तो उसमें उसी तरह के जब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है तो इसके लिए अलग से ये प्रयास किया जा रहा है। अब इसका प्रारंभिक क्या होगा? थोक और खुदरा व्यापार, परिवहन एवं भंडार, होटल रेस्टोरेंट्स, दूरसंचार, बैंकिंग, रियल एस्टेट, पेशेवर वैज्ञानिक तकनीकी सेवाएं, कला मनोरंजन अवकाश गतिविधियां, ये सब इसमें शामिल होंगी। अभी स्टार्टिंग में इनको शामिल किया जाएगा। बाद में चरणबद्ध तरीके से हम स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र इसको भी आगे शामिल करेंगे। लेकिन आगे जाकर के हम रणनीतिक बहिष्करण, विश्लेषणात्मक शुद्धता को बनाए रखने की यह सूचकांक मुख्यतः सरकारी गैर बाजार और अत्यधिक असंगठित गतिविधियों को स्पष्ट रूप से बाहर करता है, जैसे लोक प्रशासन, रक्षा, इनको यह शामिल नहीं करता। केंद्रीय बैंक के मौद्रिक कार्य जो हैं, मुद्रा बाजार की गतिविधियां हैं, वो भी इसमें शामिल नहीं होंगी कुल मिलाकर के। तो यानी कि सरकारी जो गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां, उनको शामिल नहीं किया जाएगा। बाकी सारी चीजें धीरे धीरे करके शामिल की जाएंगी। कुछ कर ली गई हैं, कुछ और की जाएंगी इसमें। ओके। अब एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी एनवायरमेंट का, वो है आपका जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। जटायु तो जानते हैं ना, गिद्ध को। अभी हाल ही में क्या हुआ कि जटायु प्रशिक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा से एक कैद में पाले गए सफेद पीठ वाले गिद्ध, व्हाइट रम्ड बल्चर को राजस्थान के रणथंभौर प्रदेश तक पहुंचने से पहले कई भारतीय राज्यों में 3,334 किलोमीटर की उड़ान भरते हुए ट्रैक किया गया लगातार। इतनी मतलब 3,000 किलोमीटर उसने उड़ान भरी और फिर वो राजस्थान के रणथंभौर में पहुंचा। यानी कि यह भारत की गिद्ध की पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम का एक हिस्सा है। ये रहा, जिसका नेतृत्व बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और सरकारी कई सारे साझेदार हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है कि कैद में पाले गए गिद्ध जीवित रह सकते हैं और फैल सकते हैं और जंगली आबादी में समाहित हो सकते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गिद्ध धीरे धीरे खत्म हो गए। पहले हम बचपन में देखते थे, कोई जानवर मर जाता था, बहुत सारे गिद्ध उतर के आ जाते थे नीचे और सबको खा पी के खत्म कर देते थे। लेकिन पता चला कि गिद्ध ही खत्म हो गए। सफेद पीठ वाले गिद्ध विश्व स्तर पर किसी भी पक्षी प्रजाति का सबसे तेज दर्ज जनसंख्या गिरावटों में से एक का सामना करता है। 1990 से लेकर के 2000 के दशक में शुरुआत में लगभग 95 से 99% इनकी जनसंख्या घट गई थी, सफेद वाले की इनकी इतनी संख्या घट गई थी। इसके पीछे कारण था, एक दवा आती है डाइक्लोफिनेक, उस दवा की वजह से वो जानवर भी खाते हैं, हम भी खाते हैं उस दवा को, और वो दवा कभी डिसॉल्व नहीं होती। हमने दवा खाई, यूरिन पास किया, मलमूत्र पास किया, वो दवा उसमें मिक्स हो गई, निकल गई, वो पानी में चली गई या जमीन के नीचे चली गई। बात समझना। या वही दवा हमने जानवरों के शरीर में इंजेक्शन लगाने के लिए किया, ये दर्द निवारक दवा है, जानवरों में हमने लगाया इंजेक्शन और जानवरों में वो स्टोर है, पानी में स्टोर है, तालाब में स्टोर है, एक तरीके से पहुंच गया, उसको जानवर पानी पी रहा है या जानवर के अंदर मौजूद है। और जैसे ही जानवरों ने इसको खत्म किया, जानवरों ने
इसको खत्म किया यानी कि पानी को खत्म किया, जानवर खत्म हो गए तो उसको गिद्ध खा जाते हैं। और गिद्धों ने खाया तो उन्होंने के तुरंत इस दवा ने उनके गले को जकड़ लिया। ये रहा। और तुरंत उनकी डेथ। इस वजह से सडन डेथ हुई 10 साल के अंदर। ये था इनका। ठीक है ना? इनका गुर्दा विफरण हो जाता है, चिकित्सकीय सूजन रोधी दवा है ये। और विसराल गाउट यानी कि ये एक तरीके से इसकी मृत्यु उत्पन्न कर दी, सांस ही नहीं ले पा रहे थे, लिवर फेल कर गया इन जानवरों का। ये था। अब बात है गिद्ध प्रजनन कार्यक्रम क्या है? संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम। यह कार्यक्रम 2004 में अत्यंत संकटग्रस्त गिद्धों के विलुप्त होने से बचाने के लिए शुरू किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अब इसके मुख्य साझेदार कौन है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य वन विभाग, अंतरराष्ट्रीय संरक्षण संगठन। अब इसमें सबसे पहले आप एक चीज और समझ लीजिए, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसकी स्थापना 1883 में हुई थी, आजादी से बहुत पहले। मुख्यालय मुंबई में, एशिया के सबसे पुराने जैव विविधता अनुसंधान संस्थानों में से एक है। इसका उद्देश्य है पक्षियों का संरक्षण करना, आर्द्र भूमि संरक्षण करना, प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम यानी जो प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं उनको पुनर्प्राप्त करना, और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना। यह इसका कार्यक्रम है। भारत में गिद्ध संरक्षण के केंद्र कहां कहां है? जो भी हमारे प्रमुख प्रजनन केंद्र हैं वो तो है ही है, साथ के साथ जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र पिंजौर है, राजभात खावा गिद्ध प्रशिक्षण केंद्र है, रानी गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र है, भोपाल गिद्ध संरक्षण केंद्र है। तो ये सब हमारे गिद्ध के संरक्षण के केंद्र हैं भारत में। इनको आप देख सकते हो और समझ सकते हो कुल मिलाकर के। ओके, अब बात आती है अगला टॉपिक, गेटवे टू हेल। हेल ये क्या है? ये एक तरीके से गैस क्रेटर है, गरायुग यालकामी, जिसका अर्थ है रेगिस्तानी ज्वाला। ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा, कहां पर? तुर्कमेनिस्तान में। यह उत्तर मध्य तुर्कमेनिस्तान के कराकुम रेगिस्तान के मध्य में स्थित एक विशाल लगातार जलता हुआ प्राकृतिक गैस का एक गड्ढा है। यह गड्ढा सैकड़ों सक्रिय प्राकृतिक गैस ज्वालाओं से भरा हुआ है, जिसमें भूमिगत मीथेन के एक विशाल भंडार से ईंधन मिलता है। और मीथेन गैस रंगहीन गंधहीन मीथेन गैस से लगातार ये जल रहा है, और इसकी वजह से क्रेटर के भीतर का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अब ये गड्ढा अचानक जलने वाला इतना बड़ा गड्ढा आखिर है कैसे, बना कैसे? एक्चुअल में सबसे व्यापक रूप से जो स्वीकार किया गया वो ये है कि 1971 में प्राकृतिक गैस की खोज कर रहे सोवियत भूवैज्ञानिकों ने गलती से जमीन को एक भूमिगत गैस गुफा में धंसा दिया। भूमिगत गैस गुफा में धंसा दिया और बड़ी मात्रा मीथेन के उत्सर्जन को रोकने के लिए कथित तौर पर गैस में आग लगा दी कि भाई यहां गैस लग रही है, आग लगा दो, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन ये पता नहीं था कि उसमें इतनी सारी गैस भरी हुई है, और उम्मीद करते हुए कि कुछ दिनों में बुझ जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और उसके बाद से ये गैस लगातार दशकों से चली आ रही है। 50 साल तो ये हो गए। और वर्तमान में क्या है? इसके आग बुझाने के प्रयास, तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने संसाधनों की बर्बादी रोकने, स्थानीय स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आग को बंद करने बुझाने की कई पहल की घोषित की है, लेकिन हुआ नहीं। घटती लपटें, क्रेटर की पदी के चारों ओर अन्वेषणात्मक दबाव, राहत कुएं खोदकर इंजीनियर भूमिगत मीथेन आपूर्ति को पकड़ने पुनर्निर्देशित करने में सफल हुए हैं। उपग्रह और अवरक्त निगरानी जो इंफ्रारेड है, उसके आंकड़ों से पता चलता है कि लपटों की तीव्रता में 75% से अधिक की कमी हो गई, क्योंकि साइड से उन्होंने मीथेन की गैस को निकालना शुरू किया है, तो वहां थोड़ी सी कमी आई है। इसी को कहा गया गेटवे टू हेल तुर्कमेनिस्तान में। इसको याद रखिएगा। एक इसी तरह का एक अभी हाल फिलहाल में बड़ा अच्छा चर्चा रहा है, न्यूज क्लिक केस है। और न्यूज क्लिक केस एफडीआई और फेमा इन सब चीजों को लेकर के है, फॉरेन एक्सचेंज मनी जो केस है उसको लेकर के। अभी दिल्ली उच्च न्यायालय ने समाचार न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक और उसके प्रधान संपादक के खिलाफ एफआईआर और उसके बाद की मनी लॉन्ड्रिंग कार्रवाई को निरस्त कर दिया। बोले कि ये सब कोई एक ऐसा केस बनता ही नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी निरस्त कर दिया और एफआईआर भी निरस्त कर दी। ये पिछले कई साल से चल रहा था न्यूज क्लिक पर। मैंने चर्चा भी की थी कि एक व्यक्ति वहां पर गए भी थे न्यूज क्लिक में,
अपना इंटरव्यू वगैरह देने करने के लिए, उनको भी अरेस्ट किया गया था इसी फेमा के तहत में। अब इसमें कंडीशन क्या थी कि एफडीआई का कांसेप्ट क्या है कि क्योंकि इस समाचार पत्र के बारे में कहा जाता है कि इसको विदेशी फंडिंग मिली है इस तरीके से। तो एफडीआई मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि एफडीआई क्या होता है। एफडीआई होता है जब कोई विदेशी कंपनियां, विदेशी व्यक्ति किसी अन्य देश में कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनी, कोई भी इंडस्ट्री खोलता है, लॉन्ग टर्म का निवेश करता है, उसको एफडीआई कहा जाता है। उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट सब कुछ उसके हाथ में होता है। ये शॉर्ट टर्म नहीं होता, लॉन्ग टर्म होता है। इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। इसमें एक चीज और भी है, 10% की सीमा, जिसको याद रखिएगा, अरविंद मायाराम समिति। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति हमारे शेयर मार्केट में आकर के किसी कंपनी का 10% से ज्यादा शेयर खरीदता है तो उसे एफडीआई काउंट किया जाएगा। और इसकी परिभाषा अरविंद मायाराम कमेटी ने दी थी कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति, विदेशी व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर इक्विटी मार्केट से, इक्विटी शेयर 10% से ज्यादा खरीद लेता है तो उसे एफडीआई काउंट किया जाए। ये रहा। तो 10% या उससे ज्यादा खरीदता है तो उसे एफडीआई माना जाता है, और उससे कम होता है तो एफपीआई होता है। अब इसमें कंडीशन क्या थी? फेमा। फेमा एक्ट आपका 1999। एक्चुअली में फेमा, इससे पहले फेरा कानून था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था फेरा, जिसमें बड़ा कठोर कानून था कि अगर इसमें विदेशी लेन देन के मामले में आपने कोई भी नियम का उल्लंघन किया तो आप पर आपराधिक मामला माना जाता था। आपको गिरफ्तार करके सीधी पुलिस की शक्तियां मिल जाती थी और आप पर केस चलता था, आपराधिक क्रिमिनल केस चलता था, सिविल केस नहीं चलता था। बहुत कठोर कानून था। बाद में जाकर के इसकी जगह पर फेमा कानून लाया गया 1999 का, जिसको कहते हैं कि ये थोड़ा सा उदार है। और इसमें कंडीशन ये थी कि अगर किसी तरीके से आप गलती से कोई भी चीज होती है, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा के लेन देन में गड़बड़ी होती है, तो इसमें आपराधिक केस नहीं चलेगा, अब केवल दीवानी अपराध माना जाएगा, दीवानी अपराध। और यह स्वचालित कारावास के बजाय वित्तीय दंड के प्रावधान इसमें ज्यादा है। और यही कंसेप्ट इसमें लागू किया गया था न्यूज क्लिक के मामले में कि भाई जिस कंपनी ने इसको फंडिंग की, एक तरीके से वो एफडीआई का मामला, विदेशी लेन देन का मामला, और केस लगा दिया फेमा का। बाद में इसको सबको निरस्त किया गया। और फेमा को रेगुलेट करने वाली कौन कौन सी एजेंसी है? एक तो आरबीआई डिफाइन करती है, और ईडी फेमा को इंप्लीमेंट करने या उसकी जांच करने की प्रमुख इकाई है। और इसको तो जानते ही होंगे, मोदी जी ने ईडी को बहुत ज्यादा क्या कर दिया है? चर्चित कर दिया। जिसके पीछे देखो उसके पीछे ईडी, जिसके पीछे देखो उसके पीछे ईडी। क्यों भाई? और लगा दिया है उन्होंने यार, इस तरीके से। एक टॉपिक और है, मेघधातु जलाशय। मेघधातु जलाशय को लेकर के इसको और समझ लीजिएगा। मेघधातु जलाशय एक पेयजल परियोजना है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में एक विवाद का प्रमुख मुद्दा बनी हुई है। यस, कर्नाटक सरकार लगातार परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रयास कर रही है, जबकि तमिलनाडु कावेरी नदी के निचले प्रभाव पर, इसके प्रभाव को लेकर के चिंता व्यक्त कर रही है कि अगर यह बना तो इसका तमिलनाडु में जो कावेरी नदी का जल प्रवाह है वो रुक जाएगा, उस पर नुकसान होगा। और इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय नदी जल विवाद का मुद्दा खड़ा हो गया, जो संघवाद, जल सुरक्षा और पर्यावरणीय शासन के अंतर्गत महत्वपूर्ण बन जाता है कुल मिलाकर के। अब ये बेसिकली क्या है? ये पेयजल सह संतुलन जलाशय है, यानी कि इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है। कावेरी नदी पर मेघाधातु में प्रस्तावित है, जो बेंगलुरु से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें 9,000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसमें 67.16 हजार मिलियन घन फुट पानी संग्रहित करने की योजना। इतना ज्यादा पानी, अब इसकी वजह से तमिलनाडु पर इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसीलिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का ये डिस्प्यूट है। इसमें कंडीशन यह है कि ऊर्जा सिंचाई संरचना डिजाइन में 400 मेगावाट जल विद्युत घटक भी शामिल है, लेकिन इसमें कोई सिंचाई की घटक नहीं है, केवल बिजली बनाई जाएगी, बाकी और कुछ नहीं होगा। इसका मूल उद्देश्य है बेंगलुरु महानगरीय क्षेत्र की बढ़ती पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करना, क्योंकि बेंगलुरु में पानी की समस्या बहुत बढ़ चुकी है। और सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के कावेरी विवाद निर्णय में कर्नाटक को अतिरिक्त 4.75 टीएमसी जल आवंटित किया गया था। अब बात आती है कि इसका संविधान से क्या लेना देना है। संविधान का अनुच्छेद 262 अंतरराष्ट्रीय नदी जल विवाद को लेकर के है, जिसमें 62 संसद को किसी भी अंतरराष्ट्रीय जो अंतरराज्यीय नदी है
और नदी घाटी जल के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित विवाद या शिकायत के निपटारे के लिए कानून बनाने का अधिकार है। संसद किसी पर कानून बना सकती है इसके तहत। नंबर 2 के तहत क्या है, संसद को ऐसे नदी जल विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर करने की अनुमति देता है कि भाई इसको हटाया जा सकता है। केंद्र सरकार चाहे संसद कुछ भी कर सकती है। ओके। अब अंतरराष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम कब बनाया गया? 1956 में अलग से एक कानून भी बनाया गया। ये रहा। इस अधिनियम के तहत जब कोई राज्य अनुरोध करता है, केंद्र सरकार ये मान लेती है कि द्विपक्षीय वार्ताएं समाधान नहीं दे सकती, जैसे तमिलनाडु कर्नाटक समाधान नहीं दे सकते, तो वह विशेष न्यायाधिकरण का गठन कर सकती है इस कानून के तहत। कौन? सरकार, केंद्र सरकार। हालांकि जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया, केंद्र तभी न्यायाधिकरण बनाने के लिए बाध्य है जब यह निष्कर्ष निकाल लिया जाए कि वार्ता के माध्यम से समाधान नहीं हो सकता। तो ये आपके अनुच्छेद 262 और अंतरराष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956, ये तीनों प्रावधान आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। किस नदी पर है मेघाधातु प्रयोग, ये भी क्लियर होना चाहिए। बात समझ गया नहीं? तो ये है आपका कंसेप्ट। क्या केंद्र सरकार ऐसा बना सकती है? तभी बना सकती है जब यह समाधान हो जाए कि वहां कुछ और हो नहीं सकता है। इसलिए ये रहा। एक है पैकॉम। अभी चर्चा में आया पैकॉम क्या है। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने चुपचाप अपने नौसैनिक कमान का नाम, जो नौसेना की जो कमान थी, उसका नाम यूएस इंडो पैकॉम से हटा करके यूएस पैकॉम कर दिया है, यूनाइटेड स्टेट्स पैसिफिक कमांड। पहले क्या था? यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड था, उसको हटा करके अब क्या कर दिया है? यूएस पैकॉम कर दिया। 30 मई 2026 को सांग्रीला संवाद, सांग्रीला संवाद बोले तो चाइना के साथ में, अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेग्सेथ द्वारा दिए गए संकेतों से स्पष्ट दिखाई दिया कि ट्रंप 2, यानी कि ट्रंप की दूसरी जो सरकार है, प्रशासन ने इसके तहत वाशिंगटन की रणनीतिक प्राथमिकताओं में बड़ा संरचनात्मक बदलाव दिया है। अब कहोगे सर इससे क्या लेना, नाम बदल दिया? बदल दिया। एक्चुअली में 2018 में अमेरिका ने हिंद महासागर, भारतीय उपमहाद्वीप, भारत की बढ़ती भू राजनीतिक महत्ता को स्वीकार करने के लिए पैकॉम का नाम इंडो पैकॉम किया था। कब? 2018 में, भारत के महत्व को ध्यान में रखते हुए। 2026 में इंडो हटा दिया गया। अब देख, इसका मतलब क्या है? अब वो भारत और इंडियन ओशियन और इंडो पैसिफिक इस क्षेत्र को कमजोर करना चाहता है। और 2026 के सांग्रीला संवाद भाषण में इंडो पैसिफिक क्षेत्र को रणनीतिक एक बार भी उन्होंने इस क्षेत्र का नाम नहीं लिया, यानी कि इंडिया के इस क्षेत्र को इग्नोर करना शुरू कर दिया। और इसके पीछे रीजन क्या है? G2 ढांचा और कमजोर होता क्वाड, QUAD, आपने नाम सुना होगा। G2 ढांचा यानी कि अमेरिका और चाइना अब अपने आप को एक G2 के रूप में देख रहे हैं। और जो क्वाड था, जिसमें आपके कई सारे देश संगठन थे, जिसमें भारत भी शामिल था, उसकी मीटिंग लगातार कैंसिल की जा रही है। अमेरिका बीजिंग के साथ एक सामरिक समझौते का संकेत दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा G2 की अवधारणा का उल्लेख करना और ताइवान मुद्दे पर सतर्क रुख अपनाना, यह दिखा रहा है कि दुनिया को प्रभाव क्षेत्रों में बांटने की व्यवस्था बन रही है कि भाई कुछ इलाकों को तुम रखो, कुछ इलाकों को हम रखें। क्वाड समूह भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का एक एजेंडा था, जिसको उन्होंने अब सीमित कर दिया है। बार बार इसके शिखर सम्मेलन टाले जा रहे हैं, जो उनकी रणनीतिक महत्ता के अनुसार उसको कमजोर करने का प्रयास है। पश्चिमी एशियाई पुनर्संरक्षण 14 पैराग्राफ बारे इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन से ईरान के संक्षिप्त संघर्ष के बाद युद्ध विराम ढांचे का खुलासा हुआ। प्रमुख शर्तों में क्या हुआ कि ईरान के निकट से अमेरिकी सेनाएं वापस जाएंगी, जैसे अभी जा रही हैं। ये इसी के साथ समझौता क्लियर हुआ है। हॉर्मुज जो स्ट्रेट है, उस पर ईरान और ओमान का संयुक्त प्रशासन रहेगा और $300 अरब का पुनर्निर्माण कोष बनाया जाएगा। $300 अरब का। इससे क्षेत्रीय संतुलन में भारी बदलाव आ जाएगा और ईरान को G6 देशों में व्यापक प्रभाव प्राप्त होता है, यानी कि ईरान को उस क्षेत्र में प्रभावी बनाया जा रहा है। ध्यान रखना। और दक्षिण एशिया में अमेरिकी हस्तक्षेप, सर्जियो गौर, जो कि भारत में अमेरिकी राजदूत और दक्षिण और मध्य एशिया के विशेष दूत के रूप में नियुक्ति है, यह इस बात को दर्शाती है कि अमेरिकी क्षेत्रीय तंत्रों में दरकिनार करके चीन का मुकाबला करने के लिए
काठमांडू, थिम्पू, ढाका, कोलंबो के साथ सक्रिय रूप से जुड़ रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच क्षेत्रीय संगठन में मध्यस्थता भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से यानी कि भारत को किनारे, भारत को भी ऊपर ना उठने देना और चाइना का मुकाबला करने के लिए बाकी अन्य छोटे-छोटे देशों के साथ मिल करके, अब समझ सकते हो। आपने ढाका को देखा, शेख हसीना को हटाने में कई बार आपने सुना होगा कि आपके ट्रंप का बड़ा योगदान था। नेपाल में भी इसके पीछे कहीं न कहीं बात चल रही है कि ये जो जेनजी आंदोलन हुआ, कहीं न कहीं अमेरिका की भूमिका रही है। इस तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से ये निकल कर के सामने आया था। ठीक है? क्लियर हो गया? तो इसको आप समझ देख सकते हैं। एक योजना है पीएम श्री योजना। अभी हाल ही में केरला लेफ्ट पार्टीज लॉक हॉर्स विद द कांग्रेस गवर्नमेंट ओवर पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना है किसकी? यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक संचालित केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य है 14,500 से अधिक मौजूदा विद्यालयों, चाहे केंद्र के हों, राज्य के हों, केंद्र शासित प्रदेश के हों, स्थानीय निकाय के हों या जिनमें केंद्रीय विद्यालय हों, जवाहर नवोदय विद्यालय हों, सभी का उन्नयन और विकास करना। इस अवधि का 5 वर्षीय कार्यक्रम बनाया गया 2022-23 से लेकर 2026-27 तक। इनका उन्नयन करने की योजना थी। इसके बाद आवर्ती मानवीय रखरखाव जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों पर आ जाएगी। 26-27 के बाद इसको पूरा कौन देखेगा? राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे। ठीक है ना? इसमें पीएम श्री विद्यालयों को आदर्श मॉडल संस्थानों के रूप में, एक लाइट हाउस के रूप में डेवलप करने की डिजाइन किया गया था। ठीक है ना? इस तरीके से था, जिससे कि पड़ोसी विद्यालयों में गुणवत्ता मानकों को बढ़ाने के लिए एक तरीके से केंद्र के रूप में काम कर सके कुछ विद्यालयों को। अब इसमें वित्तीय संरचना क्या थी? योजना केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझेदारी पर आधारित लागू की जाती है, जिसका वितरण यह है कि जो सामान्य श्रेणी के राज्य हैं उनके लिए 60 और 40 का, पूर्वोत्तर राज्य हैं 90 और 10 का, और केंद्र शासित प्रदेश हैं तो 100% केंद्र सरकार का है। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो 6 स्तंभ है 2020 की, उसके 6 स्तंभों के अनुसार इसको बनाया गया है। अब बताइए आपको आज की क्लास कैसी लगी? और इसको नोट कर लीजिएगा एक एक चीज अच्छे तरीके से, और पीपीटी पढ़ लीजिएगा, कान में लगा के सुन लीजिएगा, नोट्स बना लेना। नोट्स बना लोगे आपका काम हो जाएगा, अन्यथा नोट्स इकट्ठे रहेंगे बेटा, कभी पढ़ नहीं पाओगे। ये मैं श्योरली आपको बोल रहा हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।